आज आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मुजफ्फरनगर और यहां पर जानेंगे लोगों से क्या कुछ है उनके मुद्दे, कितना खास है लोकसभा चुनाव 2024 यहां पर बदली हुई परिस्थितियों में क्या सोचता है यहां का वोटर। लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले मुजफ्फरनगर पर बनी ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी की ये वो सीट है जिसकी लड़ाई ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बनते बनते तोड़ दिया था। जिस हरेंद्र मलिक के नाम पर जयंत चौधरी गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए, अब वही समाजवादी पार्टी के टिकट पर एनडीए के उम्मीदवार और हैट्रिक लगाने की फिराक में मैदान में उतरे डॉक्टर संजीव बालियान को टक्कर दे रहे हैं। इलाका जाटों का है, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 10 साल में केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए कार्य जो डेवलपमेंट फील्ड में हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हुए हैं, बिजली, सड़क और पानी, ये मुद्दे जो 65 साल में हल नहीं हो पाए, इन 10 साल में वो हल हुए। 7.5 साल से जब से प्रदेश की सरकार है, कानून व्यवस्था जो यहाँ की बेहतर हुई है, कोई समस्या नहीं है, क्राइम समाप्त हो चुका है। इस 10 साल में जनता के बीच में रहा हूँ, कोई ये नहीं कह सकता सांसद आया नहीं या सांसद पाया नहीं, दोनों चीज़ों में आपको कोई नहीं। यही मुद्दे लेकर इस चुनाव में जनता के बीच में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। आज की तारीख में जनता और सत्ता का चुनाव है, जनता 2.5 लाख वोट अटक गए। अब कल को क्या हो मुझे नहीं पता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर वर्तमान को जानता हूँ। शिक्षा है, रोजगारी है, युवा बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने, इसकी लड़ाई लड़नी है। जो विकास का भारी विकास है क्षेत्र में, जिले के भारी विकास, हाईवे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, अंदर बिल्कुल बुरा हाल है, दिखावा कर रही है सरकार, उसकी लड़ाई लड़नी है। अंदर में गलियों में पानी भर रहा, गलियां टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, सारी जो अच्छी वीआईपी कॉलोनी वहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी है। ये लड़ाई हमारी, इसकी लड़ाई है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी का झंडा हरेंद्र मलिक बुलंद कर रहे हैं। इस बीच बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट देकर खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। चीनी का कटोरा कहलाने वाले मुजफ्फरनगर में लड़ाई 2 हैवी वेटों के बीच है। संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक दोनों ही बड़े जाट नेता हैं। दोनों ही नेताओं की इलाके में हर धर्म जाति में अच्छी पकड़ है। पिछली 2 बार से मुजफ्फरनगर ने संजीव बालियान को मौका दिया है। हालांकि राजनीतिक अनुभव में हरेंद्र मलिक भी पीछे नहीं है। हरेंद्र मलिक 1985 में खतौली तथा 1989, 1991 और 1996 में बघरा से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। मलिक 2002 से 2008 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। उनके पुत्र पंकज कुमार मलिक चरथावल से सपा विधायक हैं। वहीं बात करें संजीव बालियान की, तो वो छात्र राजनीति से शिखर तक पहुंचे हैं। 2014-2019 में लगातार 2 बार मुजफ्फरनगर से जीत चुके हैं। दोनों ही बार मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। इनकी पहचान बड़े किसान नेता के तौर पर है। इस लड़ाई में बीएसपी के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय भी हुआ है और समाजवादी पार्टी के लिए खतरे का संकेत भी है, क्योंकि उससे उसके वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है। मुजफ्फरनगर में करीब 18 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 7 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि एससी वोटरों की संख्या करीब 2 लाख है। वहीं 3 लाख जाट वोटर और 1,30,000 कश्यप वोटर हैं, जबकि मुजफ्फरनगर में करीब 1,20,000 सैनी वोटर हैं। 2019 के चुनाव में संजीव बालियान ने आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह को हराकर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार जयंत और संजीव बालियान साथ साथ थे। ऐसे में सियासी समीकरणों में संजीव बालियान का पलड़ा भारी माना जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला वोटरों को करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन जितना भी है ना वो सब निकलवा दूंगा मैं, और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए उसे जरूर मिलेंगे। 15 लाख रुपए तो गरीबों को मिले नहीं, 5 किलो अनाज जरूर मिल रहा। देश की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो आज इन नेताओं की तिजोरियों में बंद है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो। किसी पार्टी के सभी लोग गरीबी हटाने का नारा लेकर आते हैं, मगर मुझे लगता है कि गरीबी तो हटती नहीं, गरीब हट जाता है। धरातल पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, वास्तव में अच्छा काम किया है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी अगर मोदी सरकार रही तो काफी कुछ गरीबों को लाभ होगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिस आदमी को काम करना है उसे काम में कोई कमी नहीं, जिसे नहीं करना है वो क्या उल्टी सीधी बातें करेगा और कोई भी सरकार उसे बदनाम करेगा। बुलडोजर ईमानदारी से चलाओ, और जब आपने जांच करा ली तो या तो मेरे पर चला दो या विपक्षियों पर चला दो, कानून व्यवस्था का मजाक है। सबसे ज्यादा राज भारत में कांग्रेस ने करा, तब कहा थे वे एक दिन के लिए गरीबी मिटाने के लिए,
अगर गरीबी मिटानी है तो हर जो कॉलेज में बच्चा पढ़ता है ना उसको टेक्निकल शिक्षा दो। नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इन्होंने 10 साल बहुत अच्छा काम किया और सभी मंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं परिवर्तन। मुजफ्फरनगर के लोगों से जानेंगे क्या कुछ है हाल इस लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक गठबंधन हो गया है। किस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं संजीव बालियान, उनकी क्या स्थिति है, और दूसरी तरफ से गठबंधन के प्रत्याशी सपा गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की क्या कुछ स्थिति है, लोग क्या कुछ सोचते हैं चुनाव को लेकर, सीधे इन्हीं से अब जानते हैं। किस तरीके आप चुनाव में लगता है क्या कुछ मुजफ्फरनगर में बड़े मुद्दे हैं? देखिए, स्थानीय चुनाव के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक, तीसरे प्रत्याशी दारा सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण बिगाड़ेगी वो बहुजन समाज पार्टी बिगाड़ेगी। अगर दारा सिंह प्रजापति बहुजन समाज पार्टी का अपनी बेसिकली जाति का या बिरादरी का वोट लेते हैं तो उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। उनके लिए फिर मुश्किल हो सकती है, चुनौती लग सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ पे लोग किसान बहुत इस टाइम में संतुष्ट नहीं है। इसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आपको उम्मीद है? आप क्या समझते हैं कौन कौन से मुद्दे लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। एक समान शिक्षा का भी है, एक समान स्वास्थ्य का भी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा कृषि का है। जो उन्नत बीज है वो नहीं मिल पाता किसानों को। अब की बार जो रहा फसल में बहुत बड़ी दिक्कत रही है, तो एक उन्नत बीज अगर ये सरकार उपलब्ध करा दे, चाहे गन्ने का हो, गेहूं का हो और चावल का हो, तो बहुत अच्छी एक पैदावार होती है। और उसका एक जो है, जब पैदावार बढ़ेगी तो किसान संपन्न होंगे। मुजफ्फरनगर के बारे में तो अच्छा ही सोचते हैं। अब कैसे अच्छा और अच्छा होगा, इसके बारे में आप लोगों के सपने हैं, युवा हैं, भविष्य नहीं, नौकरियां थोड़ी और ज़्यादा मिलनी चाहिए। अभी सिपाहियों की भर्ती आती वो कैंसिल कर दी तो बहुत निराशाजनक माहौल बना है। लेकिन चलिए, अच्छा करेगी गवर्नमेंट से उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है। 27 तक योगी जी कुछ अच्छा ही करेंगे। ये जो गठबंधन हुआ है, एक गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा गठबंधन है सपा कांग्रेस का, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? पिछले 10 साल से मुजफ्फरनगर लोकसभा में भारत का भाग्य विधाता बना हुआ है। 2013 के बाद जैसे 2014 में एक ही कोणीय चुनाव था कि भाई बीजेपी ही जीतेगी। फिर 19 में द्विपक्षीय हुआ, चौधरी साहब आए और बालियान जीते। इस बार त्रिपक्षीय हो गया है और बहन जी के टिकट ने असमंजस में डाल दिया है यहाँ पे सबको। अंदर मोदी है और समस्या ही हो रही है इस समय के काजू खाऊं या किशमिश खाऊं के वोट किसे दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया था लोगों को, वोट हमने इस विश्वास पर दिया था कि एक नया बेटर नया ऑप्शन मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। 4 साल की नौकरी रहेगी, 4 साल की नौकरी पर रिटायर हो जा, इतना ब्याह का नंबर आवे और रिटायर हो जा, न तो उसके फेरे बिननेंगे न जीवन में कुछ कर पाना का। तो ये भविष्य सिक्योर हो, उसका जो जिन्होंने प्राइवेट में ले गए ना सब चीजों को, सरकार फिर पैसे कहाँ ले जाएगी? टोल नो क्या हाईवे बनाते हमने वो बड़े लोगों पर। जब पहले तो गाड़ी पैसे शोरूम पर लेगा तो वहाँ टैक्स देगा गवर्नमेंट को, गाड़ी टो देगा, फिर हाईवे पर जाएगा तो टोल। आम लोगों को और छूट मिलनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने बड़ा भ्रष्टाचार खत्म किया है पूरे देश से। बड़ा भ्रष्टाचार था वो सब खत्म कर दिया। योगी जी अभी प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था भी ठीक करिए, लेकिन हमारी जैसे गुड़ मंडी का सेक्रेटरी भी हूँ मैं, श्याम सिंह सैनी नाम है मेरा, वहाँ पे गुड़ नहीं आ रहा। वो जो अपने स्वामित्व के वो बना रखे हैं, उन्होंने ट्रक बना रखे हैं किसान के नाम पर, वो बाहर गुड़ भेजते हैं सारा, तो मंडी में गुड़ नहीं आ रहा। नई पीढ़ी उसमें नहीं आ रही है, तो हमारी डिमांड है कि भाई वहाँ गुड़ आना चाहिए वहाँ पर। तो नए जो जैसे व्यापारियों के लिए सुबह को जाए शाम को आ जाए, हाईवे बन रहे हैं। पहला ये निवेश कानून व्यवस्था की वजह से निवेश आ रहा है, राजस्व सरकार का बढ़ेगा इससे। तो ये जब सरकार इतनी छोड़ बदले हुए परिवेश में हम देखें, मुजफ्फरनगर एक समय नाम हुआ था एक दंगे को लेके, उसके बाद यहाँ पर कानून व्यवस्था की अब क्या स्थिति देखते हैं? जब जो रास्ते बंद हो जाते हैं 2 बजे 3 बजे, गाँव वाले कहते थे अब इस रास्ते को मत जाना, वो पूरी रात चलते हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इस समय। तो कानून व्यवस्था के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, लेकिन वो समस्याएं हल हो रही हैं धीरे धीरे। अब विकास कार्यों के लिए संजीव बालियान को वोट देंगे, क्योंकि विकास कार्य हमारे यहाँ बहुत सारे हुए हैं।
बहुत सारी डेथ वहाँ संधावली का पुल है, जैसे रेलवे स्टेशन नया बना है, जैसे ये फ्रेट कॉरिडोर, हमें मंडी के व्यापारी के लिए 2 वैगन के लिए हमें 3-4 बार स्टेशन जाना पड़ा। अब अपना रैक लगा सकते हैं, कोई लाल बत्ती नहीं है, कोई उसमें फाटक नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रेट कॉरिडोर बना है यहाँ पे। तो बहुत सारे विकास कार्य है। ये कैसे देखते हैं भैया, मुजफ्फरनगर में चुनाव तो आ गए, अब चुनने की बारी आपकी है। सबसे पहले तो मैं आपका ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने नेताओं को नहीं बुलाया। ज़्यादातर चैनल क्या करते हैं कि पहले रात को नेताओं को फ़ोन कर देते हैं और वो प्रायोजित प्रोग्राम होता है, उसी पार्टी के लोग आते हैं और अपनी पार्टी के लोगों की ही तारीफ़ करते हैं। तो मैं नेशनल चैनल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अचानक आकर यहाँ पर बैठे हुए लोगों को इकट्ठा करके उनकी राय जानने का काम किया। मंडी में जो व्यापारी व्यापार करते हैं, मेरे काबिल दोस्त खड़े हैं श्याम सिंह जी, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इन्होंने भी भाजपा की तारीफ भी की है और मैं इनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये मंडी के व्यापारी हैं। मंडी में व्यापार करने वाले के लिए 1% अतिरिक्त देना पड़ता है। अगर मंडी में कोई आप गुड़ लाएंगे, अनाज लाएंगे, वहाँ पर टैक्स 1% ज़्यादा है और यदि हम बाहर बेचते हैं तो बाहर पे 1% कम है, तो मंडी का व्यापार इसलिए ख़त्म हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा आज का शिक्षा है। ये जो 5 किलो अनाज दे के इन्हें ऐसा है बना दिया लोगों को, ये अच्छा पक्ष नहीं है। अब उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, वो अपने बच्चों को IIT में, MBBS में या बड़े जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कैसे पढ़ा पाएंगे। 5 किलो अनाज पर जीने वाला आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो ये दुखद पक्ष है आज का। तो इनका स्वाभिमान छीन लिया 5 किलो अनाज देने के बाद। किसानों को जो पैसा दे रही है, ये इनका जो सही माने में स्वाभिमान पे चोट है। स्वावलंबी इन्हें रहने, कुछ लोगों की जरूरतें भी तो उससे पूरी हुई हैं, तमाम सारे लोग हैं, कम से कम अब रोटी की जरूरत तो खत्म हो गई है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा मुद्दा ये है कि जो आदमी इन जरूरतों को सरकार के द्वारा प्राप्त करके जी रहा है, वो कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकता है। एक कविता सुना रहा हूं मैं आपको। एक हमारे पड़ोसी बहुत खूबसूरत हैं, इंसान क्या साक्षात कामदेव की मूर्त हैं। साफ सुंदर छवि, जन्मजात कवि, साहित्य के ईशान रहे हैं, लेकिन रोटी से परेशान रहे हैं। इसलिए आजकल वो राजनीति में आ गए हैं। कविता जो उन्हें जीवन भर न दे सकी, राजनीति वो 2 दिन में जुटा गई। गरीबी, भूख, प्यास, सच्चाई और ईमानदारी सबको बिल्कुल मिटा गई। अब तो मंत्री जी का भाग्य खुल गया, अब तो उनका भाग्य खुल गया, उन्हें मंत्री पद मिल गया। अब तो कोठी है, बंगला है, कार है, कई एक फैक्ट्री है, नौजवान लड़कियां उनकी सेक्रेटरी हैं। एक रोज एक सेक्रेटरी कुछ फाइलें लेकर मंत्री जी के घर गई। मंत्री जी की पत्नी ने देखा और बिफर गई, बोली ये उल्टा है कौन? मंत्री जी मौन। मंत्री जी को देख मौन, पत्नी को आया ताव, भूल गई पति पत्नी के भाव, उल्टा सीधा लगी सुनाने। मुझे समझाता है जो मैं उम्र में तुझसे 5 साल बड़ी हूँ और आशिकी के तजुर्बे भी तुझसे कहीं ज्यादा लिए पड़ी हूँ। इस नेता से भरा तो कभी ही था। ये कुछ युवा हैं, वोटर आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर, आप कैसे देखते हैं? लोकसभा का चुनाव आया है, केंद्र की सरकार बननी है, क्या कुछ मुद्दे आप सबसे अच्छे पसंद है आपको? मुद्दे यहाँ पे 2 ही है। बीजेपी कहती है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। सुरक्षा व्यवस्था बसपा काल में, आप शासन काल में देखना कितनी अच्छी हो गई थी। अब सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, नो डाउट, लेकिन अफसरशाही कितनी बढ़ गई ये जानते नहीं है। ठीक है, अधिकारी अपना काम भूल गए, जनप्रतिनिधि अपना अधिकार भूल गए। ठीक है, मुद्दे रोजगार बिल्कुल नहीं है। युवा उस मुद्दे उनसे पूछे जो युवा बेचारे पढ़ लिख के बीटेक करके रिक्शा चलाने में मजबूर है, मजदूरी 500 रुपये मजदूरी करने में मजबूर है। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, और रोजगार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शिक्षा का स्तर, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, जितना ये अनाज, जितने रुपए खर्च करके अनाज बांट रहे हैं, अगर उससे पैसे खर्च करके ये रोजगार पे लगा दे और शिक्षा पे लगा दे तो शायद देश उन्नति पहुंच जाए। ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है, केवल बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का मुद्दा है। किसी नेता से आप बात कर लीजिए, बीजेपी कुछ नहीं बता पाएगी, केवल सुरक्षा व्यवस्था। कानून व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा ठीक है, हम कह रहे हैं ना सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी, वो अच्छी नहीं थी यहाँ पे, अब अच्छी हो गई है, लेकिन उसके अलावा और भी तो चाहिए कि 5 किलो अनाज और क्या नाम जो है सुरक्षा व्यवस्था। और क्या मुद्दा है? आप शिक्षा कहाँ से गई? इस बार राम मंदिर मुद्दा भी चलेगा यहाँ पे कि नहीं? कुछ नहीं चलेगा। राम सर सबके राम है, राम सबके दिल में बसते हैं। आप राम मंदिर बना देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। ये बात मैं दमदार तरीके से कहना चाहता हूँ, सरकार जो भी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, जो भी धरती पर दिखा रही है या जो भी अंतरिक्ष में यान भेज रही है, या जितने भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ये जितने भी कोरोना काल में जितने भी काम हुए, सब सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए।
उनकी समय पे आने पर जब उनकी रक्त में, उनका वेंस में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, तब उनकी पेंशन नहीं रहेगी। वो क्या करेंगे आप ये बताइए, किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। जो एक गठबंधन हुआ है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी के साथ, लड़ाई हमेशा देखते थे। भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीती यहाँ पर लगातार, और उसमें जो है आरएलडी से लड़ाई होती थी। अब वही उनके साथ आ गए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उनका चुनाव पहले से मजबूत? पहले से खराब। क्यों? जब ये 400 पार कह रहे, फिर गठबंधन करते क्यों फिर रहे? आप सुनो है जी, 4 सभाएं मुख्यमंत्री जी की गाड़ी खाली जा रही, कहीं ना कहीं तो बदलाव है। और अब के चोट पे वोट ऐसी लगेगी, ये तो गए। हरेंद्र मलिक है जी, लोगों के बीच में रहे, एक आम आदमी की तरह लोगों के बीच में रहे, सेवा कर रही लोगों की। आज देखो चुनाव कहाँ है, लहर चल रही है हरेंद्र मलिक जी। मुजफ्फरनगर के बारे में, मुजफ्फरनगर के बारे में मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ से जो गठबंधन के प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक जी, बहुत बढ़िया आदमी हैं और धरती से जुड़े हुए हैं, किसानों के बीच, गरीबों के बीच रहने वाले आदमी हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो। और उनका आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी किसी चीज़ में वो करप्ट नहीं पाए गए, और हम उनके साथ हैं और वही जीतेंगे। आपको कैसा लगता है यहाँ पर चुनाव किस तरीके से रहेगा? बहुत कांटे की टक्कर रहेगी, आसानी से जीतना? नहीं, भाजपा आसानी से जीतेगी। यहाँ पर इतना विकास हुआ है, कभी नहीं हुआ इस इलाके में। चारों तरफ हाईवे देखो आप किस तरह बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था, माँ बहन, जो मीनाक्षी चौक पर निकलना भारी था, आज जो है बहुत बढ़िया तरीके से कहीं भी रात के 12 बजे निकल जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संजीव बालियान निष्पक्ष रूप से बिल्कुल जीतेंगे। सामने जो उम्मीदवार हैं उनको कैसे देखते हैं? उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी तो उम्मीदवार तो, लेकिन अब की बार तो पहले से आसान मुकाबला है। उनके द्वारा जो किए गए काम हैं वो जनता पसंद कर रही है, बहुत पसंद कर रही है। आप पुरकाजी में देखो, काउ सेंचुरी बनाई है, सब जो दिक्कत थी वो सब दूर होने लग रही है धीरे धीरे। मोदी जी का भी चेहरा यहाँ पे रहेगा चुनाव में? आज मोदी योगी दोनों का चेहरा रहेगा। कारण क्यों उनको लोग पसंद करते हैं? मोदी जी ने चारों तरफ विकास कराया। हमारी सेना का देख लो, सेना में कितना ज्यादा सब उनके जहाज वगैरह सब दिए गए, और योगी जी ने तो कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो आप बताएं कैसे जो है देखते हैं, क्या देखिए, लड़ाई किस तरह? मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज जो नैतिकता सिद्धांत का ह्रास ऊपर से नीचे तक हुआ, सभी पार्टियों ने किया। एक कहावत है इधर, सुबह बाण भाई शाम को कसम लुगाई। आज कल गाड़ी दे रहे थे, कल पास आ गए, ये जो है बहुत बुरी हालत है। और मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, भाई ऐसा ना करो। कहीं जो है इस जनरेशन को, इस युवा पीढ़ी को, इसे जो है मतलब जो है इतना ना करो, इतना सिद्धांत ना गिरो, ताकि जो है आज जो है दल बदल, कल भाजपा में, आज कांग्रेस में, कल कांग्रेस में, आज वो है सुबह कहीं शाम को कहीं, ये बहुत बुरी गंदगी है। कैसे मुजफ्फरनगर का विकास, मुजफ्फरनगर के मुद्दे कैसे आप देखते हैं? आप लंबे समय से देख रहे हैं मुजफ्फरनगर को, अब क्या चल रहा है? ये जितने दोष डेमोक्रेसी में आ सकते हैं, जैसे जैसे वे दोष बढ़े वैसे वैसे हमारा सारा रहन सहन सब प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि एजुकेशन से लेकर के सब प्रभावित। चूँकि सत्ता जो है, जो सत्ताधारी हैं या कहिए जो राजनेता हैं, वहीं से हम शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति में भी यही है। वो होता ही इसलिए है कि वो स्वच्छता को बनाए रखे और जो लोग गुंडे बदमाश हैं उनसे समाज को दूर रखे। लेकिन चूँकि उसके जो चुनाव चुने जाते हैं उन्हीं की कोई नियमावली नहीं है। कोई जिसको चाहे उसको उठा करके टिकट ले दिया लोग उसको। तो ये चीजें एक बैन लगना चाहिए, एक प्रशिक्षण होना चाहिए उनका भी। जो चुनाव पहले से, चुनाव आयोग को और अधिकार ज्यादा मिलने चाहिए। कोई उसके विपरीत एक चुनाव का मैनिफेस्टो न कि सरकार रिलीज करे, वो चुनाव अधिकारी रिलीज करे कि ये नियम है, इस नियम के विपरीत जो काम करेगा उसको तुरंत उस पर चेक लगेगा, उसको वहीं, और उसके खिलाफ जो भी उसे लिखना होगा वो उसको प्रकाशित करे उसको। तो एक व्यवस्था ऐसी तो होनी चाहिए जो इस दौरान में क्विक डिसीजन लेकर के और क्विक जो है वो उसका प्रसारण हो जाएगी। और अगर ये नहीं होगा, क्योंकि माँ धी गाने वाले बाप पूत बराती, वह हम सब मंड रहे हैं, उसमें पता कुछ नहीं कि कौन किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किसे हमें वोट देनी है हमें ही मालूम नहीं है, पढ़े लिखों को मालूम नहीं किसे वोट देना है। कभी जाति का वर्चस्व, कभी धर्म का वर्चस्व और कभी व्यक्तिवाद का वर्चस्व। तो इसलिए एक ऐसी चीजें बननी चाहिए
जो पूरे साल जैसे ये स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक इसी से राजनीति के मुतालिक भी एक नियम कानून बनने चाहिए और उनमें बीच बीच में उनको, और इस समय चुनाव आयोग को सख्त नजर और उनसे आवेदन करना चाहिए कि जो भी गड़बड़ कर रहा है तुरंत भेजे और हम तुरंत एक्शन लें। कानून व्यवस्था के कानून व्यवस्था के बारे में पहले हम इधर बात कर लेते हैं। एक महिला, मुजफ्फरनगर में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? मैं मतदान पर ये बोलूँगी कि आज का जो ये चुनावी माहौल है और ये जो हम डेमोक्रेसी की हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी को बरकरार रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को कहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो गर्ल्स भी हैं या बॉयज़ भी हैं, वो इसे एक हॉलीडे के रूप में मनाते हैं, बिजनेसमैन भी है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मतदान नहीं डालेंगे तो फिर हम किसी भी सरकार की आलोचना करने को हमारे में ये नहीं होना चाहिए कि सरकार ने ये काम किया ये क्या, या सरकार ऐसी नहीं है। तो हम इसे चुनावी डे को, जो जिस दिन चुनाव का दिन होता है, उसे हम उसके रूप में ना बनाए हॉलीडे के, हमें चुनाव करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का जो वोट का हमें अधिकार मिला है वो पश्चिमी देशों में भी बहुत संघर्ष के बाद मिला था और बल्कि हमें तो आज़ादी के साथ ही मिल गया। तो हम इसकी कीमत ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी कीमत बहुत है, क्योंकि व्यक्ति एक ही दिन स्वतंत्र होता है। जब हम वोट डाल देते हैं तो फिर हम किसी पार्टी के अधीन हो जाते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता को, वोट के महत्व को बरकरार करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी जाति, धर्म, किसी द्वेष, सांप्रदायिकता से हमें प्रभावित होकर मतदान कभी नहीं करना चाहिए। जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें विवेक के आधार पर करना चाहिए। फिर हमारी आप अपना भविष्य चयन कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे देखते हैं चयन की बारी अब आपकी है भविष्य? देखिए, मैं तो एक ही बात समझता हूँ, अगर आपका उम्मीदवार अच्छा है तो उसे ही वोट करनी चाहिए, न कि पार्टी को। पार्टी के नाम पर वोट नहीं होता? नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर पार्टी किसी गंदे को टिकट देती है तो मैं तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि पार्टी साफ सुथरी हो। क्योंकि यहाँ दो ही जाति है, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे को चुनोगे तो एक अच्छा प्रशासन भी होगा, वो भी होगा, और जो है गंदा है, चाहे वो किसी पार्टी का, तो ताकतवर नगर में इस समय किसका वर्चस्व चल रहा है सबसे? नहीं, देखियो, अब हरिंदर मलिक जी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, बालियान जी भी अच्छा लड़ रहे हैं। कहीं उनकी तारीफ भी होती है बालियान जी की, भाई कानून व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसानों के लिए भी थोड़ा कुछ पेमेंट का किया है। लेकिन जो बीज की बात है, इनकी बातें हैं, वो होनी चाहिए। हरिंदर मलिक जी का भी अच्छा है, लेकिन बालियान जी के बारे में सुनते मैं तो व्यक्तिगत नहीं कभी जानता कि वो भी ठीक नहीं है। तो कम से कम राजनीतिक को बहुत मीठा व्यवहार और एक बिहेव भी अच्छा रहना चाहिए। आप बताएं, कौन से आपको लगता है मुद्दे बड़े हैं मुजफ्फरनगर के लिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर, किसानों की बात भी है, और ये जो बात भाई साहब ने कही, बहुत अच्छी बात की कि कैंडिडेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो राजनीति स्वच्छ होगी, प्रशासन अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। ऐसे में जब चुनाव आता है तो आप लोगों की बारी है, आप लोग कैसे जो है कह रहे हैं चुनेंगे लोगों को? जैसे आपके अंदर ये मुद्दे हैं, तमाम लोगों को बताएंगे चुनने की, तो अब आपकी बारी है। हाँ जी, हमारी बारी है, और हम जो भी पार्टी इस बारे में हमारे लिए विचार कर रही है, अपनी मैनिफेस्टो में हमारी बात रख रही है, हम उसी को वोट करेंगे। क्योंकि नेता जो है वोट की चोट समझता है, और नेता साल भर पब्लिक गिड़गिड़ाती रहती है, उसकी बात वो नहीं सुनता है। तमाम सारे लोगों ने अपनी अपनी राय बताई, मुजफ्फरनगर के लोगों ने, और हमारी सबसे यही अपील है कि पहले चरण में यहाँ पर जो मतदान है 19 अप्रैल को, सभी लोग निकलें अपने घर से और मतदान जरूर करें। अपने चयन जो होता है राष्ट्र के चयन के लिए, उसमें अपनी भागीदारी करें, क्योंकि यही चयन आपका राष्ट्र का भविष्य लिखेगा, आपका भविष्य लिखेगा, आपके समाज का भविष्य लिखेगा। मुजफ्फरनगर से बस इतना ही। नमस्कार।